नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बात करने जा रहे हैं आजादी के बाद सबसे बड़े सरेंडर की। 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आप जानिए और समझिए कि ये सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। और रायपुर स्टूडियो से हमारे स्टेट एडिटर जो सुबह से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चर्चाओं की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक सियासी प्रतिक्रिया जरूर मैं लेना चाहूंगा धनंजय जी से। धनंजय जी, आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने यह सरेंडर किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए विवेक जी, एक अच्छा इवेंट सरकार के द्वारा रचना की गई है। पहले बार देश में देखा जा रहा है कि अपराधी, आतंकवादी या नक्सली जो समर्पण करते हैं उसको भी किस प्रकार से इवेंट बनाकर खुद के पीठ थपथपाने की कोशिश की जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि नक्सलियों का समर्पण लगातार यहाँ पर हो रहा है। हमारे फोर्स, हमारे सुरक्षा के जवान यहाँ पर नक्सलियों को लगातार खदेड़ रहे हैं। कोई आज पहली बार नहीं हो रहा। ये 1995 से इस प्रकार से घटनाएं लगातार हो रही। लेकिन जिस प्रकार से इवेंट देखने को मिल रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो आतंकवादी घटनाओं का इवेंट करती है और नक्सली समर्पण को भी इवेंट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये सरकार क्या छिपाना चाहती है। और जिस प्रकार से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर नक्सली समर्पण कर रहे तो क्या आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे, क्या नक्सली इवेंट में समर्पण करने की चाह रहे थे? क्योंकि नक्सली समर्पण जो करता है थाने में करता है, लगातार करते हैं और उनको एक जगह एकत्रित करके समर्पण करा रहा है। मतलब बहुत सारे इससे बातें सामने आती है। और फिर जिस प्रकार से लगातार ये जानकारी मिलते रही है, क्योंकि बस्तर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और उस क्षेत्र के जो जागरूक पत्रकार हैं, उस क्षेत्र में जो नक्सल मामले पर पहली नजर रखते हैं, ऐसे कई एनजीओ चलाने वाले लोग, ये हमेशा इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 50 से 60 हजार से अधिक हथियार हैं। और सरकार दावा कर रही है कि 2200 नक्सली सरेंडर किए, उसमें लगभग 300-400 हथियार इन्होंने जब्त करवाया है। और जिस प्रकार से भाजपा नेता पहले दावा करते थे कि बस्तर जैसे क्षेत्र में 15-16 हजार नक्सली सक्रिय हैं और 2100-2200 सरेंडर के बाद ये कहते हैं कि नक्सलवाद वहां खत्म हो गया है। तो सरकार को खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को खुद चिंतन करना चाहिए कि कल वो कह रहे थे कि 15-16 हजार नक्सली बस्तर क्षेत्र में एक्टिव है, 50-60 हजार हथियार की बात वहां पर हो रही है और ये नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो 2200 नक्सली सरेंडर किए, जिसमें आधुनिक हथियार की जैसे बात होती रही है कि जर्मन मेड राइफल है, वहां पर लेजर गन है और कई आधुनिक हथियार है जो फौज और हमारे पुलिस के पास नहीं है। वो हथियार कहाँ है? क्योंकि चिंता का विषय है कि सरकार अपनी थूथी वाहवाही करने के लिए, झूठी वाहवाही करने के लिए कई जनता की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर नक्सली अगर सरेंडर कर रहे हैं वो ठीक है। अब मैं सवाल के लिए टॉस करूंगा हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी को कि वो सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बेहद शुक्रिया विवेक जी, बेहद शुक्रिया। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का बड़ा दिन, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से लगातार सालों साल अभियान चला, उसके लिए बड़ा दिन कि 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया। धनंजय जी, एक सवाल है कि जिस तरह से देश और प्रदेश की एक बड़ी समस्या पे सियासत हो रही है, इससे हमारे जवानों का जो जंगल के भीतर तैनात है उनके मनोबल पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि मामला आंतरिक सुरक्षा का है, प्रदेश के आदिवासियों का है, प्रदेश के उन जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी जो लगे हैं उनकी बातों का है। धनंजय जी, आपने बहुत जायज सवाल उठाया है अवधेश जी। मैं तो आपको इस सवाल के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि जवानों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। और जवानों के मनोबल को तोड़ने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी कर रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। जवान लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लगातार नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं।
लेकिन जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश करें, प्रेशर पॉलिटिक्स वहां पर दिखाने की कोशिश करें, निश्चित तौर पर इससे जवानों का मनोबल टूटता है। क्योंकि वो जवान जो नक्सलियों को पहचानते हैं, वो जवान जो नक्सलियों को खदेड़ते हैं, वो जवान जो नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, और उनकी जो कार्य की सफलता है उसको अगर भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाती है तो निश्चित तौर पर जवानों का मनोबल टूटता है। और हम यही बात लगातार कर रहे हैं कि 1995 से इस प्रदेश में अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश जब तक तब से, और उस दौरान से हमारे जवान, हमारे फोर्स, हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षक एजेंसियां जो है आम जनता की सुरक्षा के लिए नक्सलियों से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कई बार हमारे जवानों की शहादत भी हुई कि हमारे आम जनता भी इस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, और कई नक्सलियों को भी ढेर करने का हमारे जवानों ने किया है। और जब नक्सलियों को आज खदेड़ा जा रहा है तो जिस प्रकार से इवेंट करके विष्णु साय जी अपनी ठीक थपका रहे हैं, जिस प्रकार से गृह मंत्री जी डेडलाइन देते हैं, एक राजनीतिक भाषा का उपयोग करते हैं, ये तो जवानों का अनुरोध तोड़ता है ना। और कई बार सुरक्षा में लगे जो वरिष्ठ अधिकारी बात को कहते हैं कि जो 26 मार्च की जो डेडलाइन है वो राजनीतिक बयान है, 26 मार्च को नक्सलवाद खत्म होगा, ये संभव कैसे हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुरक्षा से लगे उच्च अधिकारी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने के लिए डेडलाइन तय की है और नक्सलियों को खत्म करने के लिए डेडलाइन में क्या उसके बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? ये सवाल सुरक्षा में लगे अधिकारी भी उठा रहे हैं। ठीक है। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शिवनारायण पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और पांडे साहब, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से धनंजय जी कर रहे हैं कि इतना बड़ा सरेंडर हो गया, पर वो कह रहे साहब ये तो पूरा इवेंट मैनेजमेंट था आज का कार्यक्रम। क्या मैनेजमेंट था? वो आपके इस क्या मैनेजमेंट था? आपके इस कार्यक्रम की संज्ञा इवेंट मैनेजमेंट से कर रहे हैं। देखिए साहब, ये माओवादी हिंसा जो हुई है, माओवाद जो फैला है और इसका समूल जो उच्छेद करना है, तो इस मामले में कांग्रेस सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज पार्टी है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बयान को आप देखेंगे तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के बहुत ही अपरिपक्व बयान आए हैं। ये जो इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ये भी अपने आप में एक अपरिपक्व बयान है। आखिर वो चाहते हैं क्या कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, जंगलों में फिर से शांति बहाल होना चाहिए, उनकी प्रगति होना चाहिए? ये खुद जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और ऐसी स्थिति में उनको ये पता होना चाहिए कि जो उनके ऊपर जो सशस्त्र हिंसा कर रहे थे, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके ऊपर सरकार का दबाव पड़ा। केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार ने जब प्रेशर बनाया तो उनको ये लगा कि नहीं, हिंसा का रास्ता ठीक नहीं, या तो हम मारे जाएंगे या तो जो है हम बर्बाद हो जाएंगे, कुल मिला के हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में सरकार ने पुनर्वास योजना शुरू की, नीति शुरू की, स्पष्ट नीति रखी कि आप हथियार छोड़ो, आपके जो भी ग्रीवांस होंगे ये सरकार जो है उसको एड्रेस करेगी, उन समस्याओं का निदान करेगी। 70 साल तक कांग्रेस के राज होने के बावजूद भी जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया उनका ठीक ढंग से समुचित विकास करेंगे। समाज में विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं और लेकिन हिंसा का स्थान कहीं नहीं हो सकता। तो कांग्रेस जो है उसको समाप्त करने की दिशा में किसी तरह का कोई प्रयत्न नहीं करती, उसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और वो जो है इसको इसलिए एक इवेंट, आप बताइए कि महाराष्ट्र में और जो केंद्रीय समिति के लोग हैं जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि साहब इस पे कांग्रेस को अच्छे से रिसर्च करना चाहिए और ये एक चलतू बयान आप कह रहे हैं। आदरणीय अनिरुद्ध जी का रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये 200 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर, 150 से ज्यादा हथियार भी रख दिए साहब, कि आप कुछ नहीं बचा, आ गए हम शरण में? क्या है कि दो सरकार की मैं बात करूं, 2018 से 23 तक के कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भूपेश बघेल जी का एक वाक्य यहां पे उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि नक्सली भारत के संविधान पर आस्था जताते हुए बातचीत के लिए आगे आते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 23 में सरकार बनते ही विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री बने, गृह विभाग उनके हिस्से में आया। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और वो तो और उदारता दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि हम व्हाट्सएप कॉल पे भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मतलब दोनों तरफ से दो बड़ी बातें हुई थी।
और निश्चित रूप से विजय शर्मा जी ने अगर कहीं कहा और इतनी उदारता दिखाई तो वहां पे एक अच्छा अवसर नक्सलियों के लिए हो सकता था, लेकिन वो जो है उस अवसर को शायद समझने में कहीं कुछ चूक हुई या भुना नहीं पाए। लेकिन आपके मैं बीएस टीवी में इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि नक्सलवाद के विषय पे पहले भी मैं जो है बीएस टीवी में 2 डिबेट में शामिल हुआ हूं। उस समय मैं जो कहता रहा था विनय जी, बहुत अनोखी लगती रही होगी बातचीत, बहुत अनोखी बात लगी रही होगी, लेकिन आज चरितार्थ होते हुए नजर आ रही है। मैं उल्लेख किया था 70 के दशक में जो है चंबल का जो बिहड़, चंबल के जो डाकू, मतलब पूरे देश में क्या विश्व में तक में चर्चा होती थी। तो जयप्रकाश नारायण जी के प्रयासों से माधव सिंह, मोहर सिंह जैसे जो है 100 से ऊपर डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। तब देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो 2 किताबें होती थी, मनोहर कहानियां और सत्य कथा, तो सत्य कथा में वो समर्पण की जो है अलग से स्टोरी आई थी। उस समय जो है प्रिंट मीडिया तक के मामला सीमित था, लेकिन उतना जो व्यापक नहीं था, संचार के माध्यम बहुत बड़े नहीं होते थे जी। उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार रही अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो मलखान सिंह और घनश्याम डाकू उर्फ घनसा, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में आत्मसमर्पण किया मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैं फूलन देवी की बात करूं तो अर्जुन सिंह जी के ही शासनकाल में मध्य प्रदेश में फूलन देवी ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। तो ये सब 2 उदाहरण जो है मैं आपके इसी चैनल में, मैं डिबेट में मैं 2 बार रखा था। तो मुझे भी लगता था कि कहीं कुछ मैं लीक से हटकर तो बात नहीं कर रहा हूं, कहीं असामयिक तो नहीं है मेरी बातें, लेकिन आज वो चरितार्थ होते नजर आ रहा है। वो तेलंगाना में दिखा, वो महाराष्ट्र में दिखा और आज छत्तीसगढ़ में भी दिख गया। और एक लाइन महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं मैं, बोलने जा रहा हूं मैं, आपने जो आज्ञा दी उसके हिसाब से मैं अपनी बात को रख रहा हूं। राहुल गांधी जी सभाओं में संविधान की पुस्तक लेकर जाते थे और वहां पे अपनी बात रखते थे। वास्तव में भारत के संविधान के प्रति सबका आदर होना चाहिए, राहुल जी का भी आदर रहा, ये इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। आज जब नक्सलियों का समर्पण हुआ तो सबको संविधान की किताबें दी गई, हर नक्सली को हमारे छत्तीसगढ़ में। तो कुल मिला के संविधान की किताब में भी जो है बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ नजर आता है। जी जी, बिल्कुल संदेश छिपा हुआ है। डॉक्टर अवधेश जी, सीधा सवाल यही रहेगा, राजनीति से इतर आज छत्तीसगढ़ के लिए कितना बड़ा दिन है? विवेक जी, निश्चित तौर पे आज का दिन छत्तीसगढ़ के माओवाद रूपी काले अध्याय की समाप्ति की ओर बढ़ने वाला सबसे बड़े कदम के तौर पे अगले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। उस बस्तर की बीहड़ की तस्वीरों को याद रखा जाएगा जब उत्तर बस्तर से लेकर दक्षिण बस्तर से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक केवल और केवल माओवाद का बोलबाला हुआ करता था। और वो माओवाद जो समानांतर सरकार चलाने का दावा करते थे, वो माओवाद जो समानांतर व्यवस्था बहाली की दुहाई देते थे, किस तरह से अंत आते आते लूट खसूट में परिवर्तित हो गया। और कल तक भी हमने देखा कि किस तरह से निर्दोष आदिवासियों के जान से खेला गया। अब जो तस्वीर निकल के आई, निश्चित तौर पे एक बड़ी तस्वीर है। कल से लगातार बीएस टीवी अपने दर्शकों को तमाम तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे इंद्रावती पार करके जो नक्सली है कई किलोमीटर पैदल चल के वो शहर तक पहुंचे। हथियारों का जिक्र मैं कर देता हूं कि अगर 150 से ज्यादा वेपन्स सरेंडर किए जाते हैं, जिसमें AK-47 जैसे भी तकरीबन 2 दर्जन होते हैं, इंसास जैसे, LMG जैसे भी ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि अब वो दिन दूर नहीं जब बस्तर में एक ऐसा सूर्योदय होगा जिसमें कहीं भी माओवादियों का नामो निशान नहीं होगा। उस रात की तरह उसका समाप्ति होगा जिसकी चाह हर बस्तरवासी, हर भारतवासी, हर प्रदेशवासी के मन में है। आज की तस्वीर एक बड़ी माइलस्टोन के रूप में काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से रुपेश, जिसके नेतृत्व में आज 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसकी बातें हमने कल सुनवाई अपने दर्शकों को। उसका कहना था कि हमारी प्राथमिकता जान बचाना है। मतलब समझिए कि आबोचमाड़ अगर नक्सलवाद मुक्त हो जाता है, उत्तर बस्तर अगर नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया जाता है, तो दक्षिण बस्तर के माड़ में रहने वाले ये तमाम जो नक्सली, अगर इनके सामने जान बचाने की चुनौती होती है, तो समझिए हमारे सुरक्षा के जवान, हमारे वीर जवान कहां तक पहुंच के इनसे लोहा ले रहे और इनके सीने में गोली मारने का जो काम है ये हमारे जवान कर रहे। क्योंकि सरकार ने 2 रास्ते रखे थे, या तो आप मरने के लिए तैयार रहिए या सरेंडर कर दीजिए। कुछ लोग मरने के लिए सामने आगे आए और कुछ लोग अब सरेंडर करके मुख्य धारा में लौट आए। तो ये तस्वीर सालों साल तक विवेक जी याद रखी जाए। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा
हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जा रहा है और इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनवाई। अभी कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन जो भी हो, आज छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ा दिन है, एक इतिहास रचा गया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।